सलाम दोस्तों, आपका दोस्त आपका होस्ट मलिक खिज़र हाजिर है एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रशिया यूक्रेन वॉर की। ये वॉर जो है फरवरी 2022 के अंदर स्टार्ट हुई और ये अभी तक जारी है और आज तकरीबन 520 दिन मुकम्मल हो चुके हैं इस वॉर को। दोस्तों, अल जज़ीरा के मुताबिक जनरल स्टाफ ऑफ यूक्रेन ने बताया है कि साउथ और ईस्ट के अंदर यूक्रेन की जो फ़ौजें हैं वो बड़ी ही कामयाबी से दिफा कर रही हैं रशियन जो जारहियत है उसका, और बखमुत का इलाका जो रशिया ने फ़तह कर लिया था उसको दोबारा से जो है वो वापस ले लिया है रशिया की फ़ौजों से। दोस्तों, बखमुत का इलाका रशिया ने मई में लिया था, जो अब उन्होंने वापस छुड़वा लिया है। इसके अलावा अल जज़ीरा टीवी ने बताया तकरीबन इसी महीने 8 सिविलियन जो है वह रूसी रॉकेट से मारे गए और 13 ज़ख्मी हुए। तो ताहाल ये सूरत हाल जो है अभी तक काबू में है और जो यूक्रेन की फ़ौजें हैं वो पूरी तरह दिफा कर रही हैं अपने मुल्क का। दोस्तों, यूक्रेन की जनरल स्टाफ ऑफ आर्मी ने बताया है कि यूक्रेन मिलिट्री इंटेलिजेंस ने कहा है कि रूस ने जयपुरी जहाज़ा जो कि मॉस्को के कंट्रोल में है उसके गिर्द मज़ीद बारूदी सुरंगें बिछाई हैं। फ्रांस ने कहा है कि रूस को अपनी जारहियत से बाज रहना चाहिए और फ़ौरन जंग बंदी करनी चाहिए। इसके अलावा यूरोप ने भी यूक्रेन के हक़ में बयान दिए हैं ताकि इस जंग को जल्द अज जल्द ख़त्म किया जाए। दोस्तों, ये जो रशिया वॉर है, रूस की ये जंग सिर्फ यूक्रेन के ख़िलाफ़ नहीं है बल्कि पूरे यूरोप के ख़िलाफ़ है। और क्योंकि पूरा यूरोप जो है वो किस तरह डिपेंडेंट है रशिया के ऊपर, आज हम इसको डिस्कस करेंगे। दोस्तों, फरवरी 2022 के अंदर जब रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया तो जो यूरोपीय ममालिक थे उन्होंने फ़ैसला किया कि वो पीछे रहेंगे, उस लड़ाई के अंदर नहीं कूदेंगे, लेकिन पूरी तरह वो यूक्रेन की फ़ौजी मदद कर रहे हैं क्योंकि ये जो यूरोपियन कंट्रीज़ थे वो डायरेक्ट जो रशिया के साथ पंगा नहीं लेना चाहते थे, क्योंकि वो जानते थे कि रशिया ऑलरेडी कई जंगें कर चुका है और इसके अलावा वो इस बात के मुतहम्मिल नहीं हो सकते कि वो रशिया के साथ मुकाबला कर सकें। क्योंकि रशिया जो है उसके ख़िलाफ़ इन्होंने अब ये इक़दाम उठाया है कि रशिया के ख़िलाफ़ जो रशिया की कंपनीज़ हैं उनके ऊपर पाबंदियाँ लगा दी हैं यूरोप ने, और इसके अलावा पूरी तरह बिलियन ऑफ डॉलर्स के जो हथियार हैं वो यूक्रेन को पहुंचाए जा रहे हैं ताकि वो इस जंग के अंदर सर्वाइव कर। दोस्तों, यूरोपियंस का ख्याल था कि रशियन कंपनीज़ के ऊपर पाबंदी लगाने से जो रशिया वो पीछे हट जाएगा और इकनॉमिक सैंक्शंस की वजह से वो परेशान हो जाएगा, लेकिन यूरोप वाले शायद ये नहीं जानते थे या जानते हैं कि रशिया के पास एक ऐसा हथियार है जो कि जिसको अगर बंद कर दे तो सारे का सारा, क्योंकि यूरोप उस पर डिपेंडेंट है, तो यूरोपियन जो है वो इससे बहुत ज़्यादा मसाइल का शिकार हो सकते हैं, और वो है नेचुरल गैस। दोस्तों, यूरोप की 25% इंडस्ट्री जो है वो नेचुरल गैस पर चलती है और वो सारी की सारी गैस की सप्लाई रशिया जो है वो जर्मनी को करता है। तकरीबन 40% जो है वो गैस की सप्लाई रशिया जर्मनी को करता है और जर्मनी जो है वो उसको फिर आगे यूरोप को सप्लाई करता है। दोस्तों, चूँकि जर्मनी जो है वो गैस का सबसे बड़ा बायर है यूरोप के अंदर रशिया से, तो रशिया ने गैस के अलावा बाकी चीज़ों पर पाबंदी लगा दी, लेकिन गैस लेता रहा और उसने बाकी जो उसके साथ उसकी कंपनीज़ थी जर्मनी ने वो रशिया की कंपनीज़ के ऊपर पाबंदी लगा दी और ट्रेड बंद कर दी। अब याद रहे, जैसा मैंने पहले अर्ज़ किया कि जर्मनी जो है वो 40% गैस और तकरीबन 35% ऑयल जो है वो रशिया से लेता है, लेकिन वो इस बात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि वो रशिया के साथ अपने तमाम ताल्लुकात को ख़त्म कर दे और फिर वो सर्वाइव कर सके। बहरहाल दोस्तों, जर्मनी के ऊपर दबाव तो था क्योंकि उसके ताल्लुकात यूरोप से भी थे और उसकी जो ट्रेड थी वो रशिया के साथ भी थी, क्योंकि जर्मनी जो है रशिया के ऊपर पूरी तरह डिपेंडेंट था फ्यूल के मामले में, तो उसने बाकी माहदे और बाकी ताल्लुकात तो ख़त्म कर दिए, लेकिन गैस का माहदा उसने चलने दिया और रशिया भी उसको गैस की फराहमी करता रहा। रशिया 220 मिलियन पाउंड डेली के जो जर्मनी से ले रहा था इस गैस की मद में, और जर्मनी भी जानता था कि अगर हमने ये माहदा ख़त्म किया गैस और ऑयल को तो इससे हमारी इकॉनमी चंद महीनों के अंदर पूरी तरह कोलैप्स कर जाएगी। जर्मनी जो दुनिया की चौथी बड़ी पावर है वो क्यों डिपेंडेंट है इस तरह रशिया के ऊपर
क्यों वो रशिया के ऊपर बिल्कुल डिपेंडेंट है और उससे अलग नहीं हो सकता, कि इसको हम आगे चल के डिस्कस करते हैं। अब ये है कि फ्यूचर तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक चीज़ों का है कि दुनिया के अंदर अब नई नई इलेक्ट्रिक की चीज़ें बन रही हैं, और वो जो रिवायती फ्यूल है वो गैस, ऑयल और कोयला वगैरह, तो उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। एक और मैं मज़े की चीज़ बताता चलूँ कि जर्मनी गैस और ऑयल तो बाहर से मंगवाता है, लेकिन जर्मनी के अंदर कोयला बहुत वाफिर मिकदार के अंदर है। लेकिन मसला ये है कि कोयला उस फ्यूल एनर्जी को पूरा नहीं कर सकता। उसकी वजह ये है कि वो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन जो है वो निकलती है कोयला जलाने से। दोस्तों, बहरहाल कोयले के ऊपर 1950 के बाद जर्मनी की इंडस्ट्री ने बहुत ज़्यादा तरक्की की, और इसी कोयले की बुनियाद पर की है। अब जाहिर है इसके अलावा भी उन्हें सोर्सेज चाहिए थे एनर्जी के। अब मसला ये है कि जर्मनी के पास वाहिद सोर्स जो है वो कोयला है अपने ज़ाती, लेकिन अब चूँकि ना तो जर्मनी के अंदर कोई तेज़ हवाएं चलती हैं कि वो उससे कोई बिजली जो इकट्ठी कर ले, यानी विंड पावर लगा ले बिजली के लिए, या जर्मनी के अंदर इतनी तेज़ धूप भी नहीं निकलती कि वो सूरज की रोशनी से बिजली पैदा कर सके। सो उसके लिए एक प्रॉब्लम है कि उससे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा कहीं ना कहीं गैस और ऑयल के लिए रशिया के ऊपर। दोस्तों, 60s के अंदर दुनिया के अंदर खुराक की कमी होती जा रही थी, तो इसके लिए ज़ाहिर है एक अंदाज़ा लगाया जा रहा था माहिरीन की तरफ से कि अगर मज़ीद खुराक का बंदोबस्त ना किया गया इंसानों के लिए, तो 30 से 50% लोग जो हैं वो भूख की वजह से दुनिया के अंदर मारे जाएंगे। दोस्तों, फिर इस पर काम शुरू किया गया और जर्मनी के एक साइंसदान फ्रांस हॉवर ने एक ऐसा अमोनिया ईजाद किया कि जिस कंपाउंड यूरिया बनती थी, और इस यूरिया की वजह से जो किसान है वो अपनी उसी ज़मीन से जो कि अब फसल नहीं दे पा रही, 4 गुना जो है वो फसल उठा सकता था। यूँ ज़राअत की इंडस्ट्री के अंदर जर्मनी एक इनकलाब लेकर आया, और ये जो यूरिया है, ये जो अमोनिया है, बेसिकली ये कंपाउंड है जिससे यूरिया बनता है, इसको बनाने के लिए बहुत ज़्यादा नेचुरल गैस की ज़रूरत पड़ती है। तो क्योंकि जर्मनी की जो इंडस्ट्री है वो 2 चीज़ों पर ही डिपेंडेंट है, और एक वो ये यूरिया बनाती है और दूसरा स्टील के ऊपर। तो ये बहुत ज़रूरी था कि इन दोनों के लिए जो है वो गैस चाहिए थी। दोस्तों, इन्हीं दिनों 1953 के अंदर रशिया को साइबेरिया के अंदर बहुत से जो है वो गैस के ज़राए मिले, नेचुरल गैस के, और वहाँ से उन्हें एक बहुत बड़ा ख़जाना ज़ख़ीरा मिला गैस का। तो उन्होंने उसको वहाँ से निकालना शुरू किया और वहाँ से पाइपलाइंस लगा के अपने शहरों के अंदर गैस सप्लाई करना शुरू कर दी। ये भी रशिया के लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट था, इकॉनमी को बूस्ट मिला। और यूँ जर्मनी ने रशिया के साथ एक मुआहदा किया कि वो जर्मनी को गैस देंगे, और इसके लिए उन्होंने एक पाइपलाइन जो है बिछाई, जिसको तकरीबन 15 से 20 साल लगे बिछाने के अंदर, रशिया से लेकर जर्मनी तक। दोस्तों, उन्हीं दिनों जर्मनी के नए जो चांसलर थे विली ब्रांडेट, उन्होंने एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया, नई पॉलिसी लॉन्च की जिसका नाम था ऑस्टपॉलिटिक, जिसका मकसद रूस और जर्मनी को करीब लाना था। और यूँ जर्मनी और रशिया में मुआहदा हुआ कि जर्मनी को रूस गैस फ्राहम करेगा और जर्मनी रूस को हाई क्वालिटी स्टील फ्राहम करेगा। ये डील जो थी वो 20 साल तक की थी। दोस्तों, दुनिया के अंदर 3 बड़े एनर्जी सोर्सेज हैं, एक ऑयल, एक गैस और एक कोयला। मैंने जिस तरह पहले अर्ज़ किया, कोयला जो है वो उसके लिए जर्मनी ने, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन फैलती थी, तो जर्मनी ने पूरी दुनिया के साथ ये मुआहदा किया कि वो 10 साल तक कोयले के ऊपर जो भी इंडस्ट्री है उसको ख़त्म करके गैस के ऊपर वो शिफ्ट कर देगा। तो यूँ अगर जर्मनी गैस ना लेता रशिया से तो उसके लिए और प्रॉब्लम्स बढ़ जाते। तो नई ऑस्टपॉलिटिक पॉलिसी के तहत जो नया प्लान किया गया, उसके तहत जर्मनी ने जो पाइपलाइन के लिए स्टील फ्राहम किया वो यूक्रेन से होता हुआ जर्मनी की तरफ गया, और यूँ ये एक पाइपलाइन बिछाएगी। और 1990 के अंदर रूस जो था वो जर्मनी को सबसे ज़्यादा गैस, यानी 40% गैस सप्लाई कर रहा था। इसके अलावा यूरोप भी डिपेंडेंट था इसी गैस पर, तो जर्मनी ने इसी गैस को आगे फिर बेचना शुरू कर दिया। 1991 के अंदर जब यूनाइटेड स्टेट ऑफ रशिया जो है वो टूट गया, तो इस वक्त रशिया को अंदाज़ा हो गया कि यूक्रेन के अंदर से जो पाइपलाइन जा रही है वो कल को हमारे लिए प्रॉब्लम पैदा कर सकती है और जर्मनी को वो गैस फ्राहम करने से रोक सकती है। तो रूस ने एक अल्टरनेटिव चैनल बनाने का फ़ैसला किया और एक नई पाइपलाइन बिछाई रूस से, बेलारूस से होती हुई सीधा जर्मनी पहुंचती थी। तो ये दूसरा चैनल था जो कि रूस ने इंट्रोड्यूस करवाया। और इसके बाद रशिया ने एक और चैनल बनाया जिसके तहत रशिया से
बाल्टिक सी से होती हुई पाइपलाइन जो है वो जर्मनी को गैस फराहम कर रही थी। सो अब 2022 तक इस तरह ये 3 चैनल्स के ज़रिए गैस जो थी वो जर्मनी को फराहम की जा रही थी रशिया की जानिब से। इस प्रोजेक्ट को द नॉर्थ सी स्ट्रीम दिया गया। अब 3 अतराफ़ से जिस तरह गैस पहुँचाई जा रही थी जर्मनी को, और जिस तरह मैंने बताया कि 40% गैस जो थी वो उसके ऊपर डिपेंडेंट हो गया। इससे ना सिर्फ जर्मनी की इंडस्ट्री को फ्लरिश मिला बल्कि इससे रशिया की इकॉनमी को भी बहुत फ्लरिश मिला, क्योंकि 220 मिलियन यूरो जो थे वो डेली के रोज़ के रशिया जो है वो जर्मनी से वसूल कर रहा था। और जर्मनी ना सिर्फ खुद गैस इस्तेमाल कर रहा था बल्कि आगे यूरोप को भी फ्राहम कर रहा था। दोस्तों, इसी तरह 2008 के अंदर जब यूक्रेन और रशिया के अंदर दोबारा एक मसला खड़ा हुआ तो रशिया ने गैस पाइपलाइन बंद कर दी, और जिसकी वजह से यूरोप को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का जो सामना करना पड़ा। इवन पोलैंड के अंदर 11 लोग जो थे वो सर्दी से ठठर कर मर गए, क्योंकि वहाँ पे एनर्जी सोर्सेज कोयले के अलावा जो थी वो बिल्कुल नहीं थी। और इस गैस की बंद होने की वजह से वहाँ पर एनर्जी की रिसोर्सेज के अंदर वहाँ की आवाम को, यूरोप की आवाम को बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़े। दोस्तों, 2014 के अंदर ईस्टर्न यूक्रेन सिटी कैविया के ऊपर रशिया ने कब्ज़ा कर लिया। यूरोप ने इस वजह से तंग आकर ये फ़ैसला किया कि वो इस नेचुरल गैस के अलावा कोई और एनर्जी रिसोर्सेज हैं वो उसको ट्राई करते हैं, क्योंकि आए दिन ये प्रॉब्लम खड़ी रहती है। दोस्तों, फरवरी 2023 के अंदर जब रशिया ने अपनी तमाम गैस पाइपलाइंस बंद कर दी हैं तो इस वक्त जर्मनी जो बिल्कुल डिपेंडेंट था पूरी तरह रशिया के ऊपर, उसके अंदर गैस की कीमतें फ्लरिश कर गई और महंगाई जो है वो बहुत ज़्यादा होगी जर्मनी के अंदर। तो वहाँ की जो आवाम थी वो सड़कों पर आ गई और उसने मुतालबा किया कि हमें यूक्रेन और रशिया वॉर से दूर रहना चाहिए और हमें बिल्कुल एज ए न्यूट्रल प्लेयर जो है वो खेलना चाहिए इसके अंदर, ताकि हमारे एनर्जी रिसोर्सेज बंद ना हो जो रशिया से हमें मिल रहे हैं। लेकिन ताहाल ये सूरत हाल अभी तक कायम है। दोस्तों, अगर जर्मनी किसी और तरफ से गैस के लिए कोशिश करता है तो सबसे करीब उनके लिए है नीदरलैंड के अंदर गैस के ज़खायर मौजूद हैं, लेकिन वहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि वहाँ पर लो लेवल की ड्रिलिंग कर के वहाँ पर ज़लज़लों की बहुत ज़्यादा भरमार है, और जिसकी वजह से वहाँ की आवाम बहुत डरी हुई है, जिस पर उन्होंने आवाम ने ये मुतालबा किया है कि इस ड्रिलिंग के ऊपर पाबंदी लगाई जाए ताकि इन ज़लज़लों से जान छुड़वाई जाए। क्योंकि उनके जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ये बताया है कि यह ज़लज़ले बहुत ज़्यादा ड्रिलिंग करने की वजह से नीदरलैंड के अंदर आ रहे हैं। लिहाजा उस ड्रिलिंग को अगले 2027 तक जो है उसको बंद कर दिया जाएगा और वहाँ से गैस निकालनी बंद कर दी जाएगी, क्योंकि नीदरलैंड भी किसी और एनर्जी रिसोर्स के ऊपर जो है वो शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा लीबिया और अल्जीरिया के अंदर जो है वो गैस रिसोर्सेज मौजूद हैं, लेकिन वो सिर्फ स्पेन और इटली की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए गैस फराहम कर रहा है, उससे ज़्यादा वो कर नहीं सकता। सो ये रिसोर्स है। इसके अलावा सिर्फ एक जो बचती है रिसोर्स जो है एनर्जी रिसोर्स, वो है LNG यानी लिक्विड नेचुरल गैस। दोस्तों, एक बात याद रखिए कि दुनिया के अंदर सप्लाई करने के लिए जब आप मूव कर सकते हैं वो सिर्फ कोयला को मूव कर सकते हैं और ऑयल को मूव कर सकते हैं, यानी उठाकर किसी दूसरे मुल्क को ले जाया जा सकता है। लेकिन आप गैस को अगर लेकर जाना है तो आपको पाइपलाइन चाहिए। लेकिन LNG का क्या किरदार है कि LNG को आप ठंडा करके लिक्विड की फॉर्म के अंदर भरकर आप शिप्स के ज़रिए दूसरे मुल्कों तक पहुंचा सकते हैं। अब कतर के पास बहुत ज़्यादा ज़खायर मौजूद है LNG के। अगर जर्मनी कतर से LNG मंगवाता है तो उसके लिए उसे स्पेशल टर्मिनल्स बनाने पड़ेंगे और ये बहुत ही महंगे पड़ते हैं, और इसके अलावा इनको बनाने के लिए भी 5-6 साल दरकार है। तो ये एक बहुत लंबा प्रोसेस है। इन 5-6 साल गुजरने के अंदर जर्मनी को एनर्जी नहीं मिलती है, अपना गैस और ऑयल नहीं मिलता, तो उनकी इकॉनमी है वो बैठ जाएगी। लिहाजा जर्मनी के पास कोई दूसरी ऑप्शन मौजूद नहीं है, क्योंकि पंगा तो उन्होंने ले लिया रशिया के साथ, रशिया के ऊपर पाबंदी लगाने का। लेकिन इसके साथ साथ याद रहे कि रशिया को भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि 220 मिलियन पाउंड डेली के जो वसूल कर रहा था जर्मनी से वो अब आना बंद हो गया है। लिहाजा उसकी रशिया की इकानमी के अंदर भी जो है वो उतार चढ़ाव आ रहा है। अब रशिया को एक नई मार्केट चाहिए, नई दुनिया चाहिए जिसके अंदर वो अपनी ऑयल और गैस जो है वो सप्लाई करे। इसके लिए चाइना और इंडिया बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं जिनको गैस की सप्लाई की जा सकती है। लेकिन इसके लिए भी ज़ाहिर है ये एक प्रोजेक्ट है, 15-20 साल लगते हैं पाइपलाइन लगाने के लिए। तो ताहाल ये सिचुएशन ऐसे ही है, क्योंकि ये अब पता चलेगा कि ये ऊँट किस कर बैठता है और ये जंग कहाँ और कैसे ख़त्म होती है। लेकिन बहरहाल जंग अभी जारी है, इसके ऊपर कोई हतमी फ़ैसला नहीं हुआ।
तो अभी अब देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। तब तक अपने दोस्त अपने होस्ट मालिक खिज़र को इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट टाइम इसके ऊपर कोई मज़ीद डेवलपमेंट हुई तो आपको आगाह करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।